पिता और बेटे ने की अंधाधुंध फायरिंग। नाटो से हटने को यूक्रेन तैयार। सीरिया में अमेरिकी ठिकाने पर हमला। बांग्लादेश में फिर हिंसा ने लिया विकराल रूप। यूएई शिखर सम्मेलन में जयशंकर का जलवा। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं दुनिया की उस खबर से जिस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को हुनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया है, जिसमें पिता पुत्र साजिद अकरम, जिनकी उम्र 50 साल है, और नवीद अकरम, जिसकी उम्र 24 थी, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया, जबकि नवीद गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में है। हमलावरों की कार से आईएस से जुड़े संकेत मिले हैं। नवीद बेरोजगार राज मिस्त्री था और कभी फल बेचता था। घटना से पहले दोनों ने परिवार से कहा था कि मछली पकड़ने जा रहे हैं। नवीद की मां को विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे यहूदी विरोधी आतंकवाद बताया और सख्त बंदूक कानूनों की समीक्षा का ऐलान किया। मृतकों में 10 साल की बच्ची सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में 3 दशकों का सबसे घातक हमला है। दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर में नजर डालेंगे यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 14 दिसंबर 2025 को बर्लिन में कहा कि यदि पश्चिमी देश मजबूत सुरक्षा गारंटी प्रदान करें तो कीव नाटो सदस्यता की महत्वाकांक्षा छोड़ सकता है। यह बयान रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की वार्ता से पहले आया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनगर शामिल थे। जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मेजबानी में हुई बैठक में भाग लिया, जहां 5 घंटे से अधिक चर्चा हुई। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा गारंटी नाटो के आर्टिकल 5 जैसी होनी चाहिए। अमेरिका और यूरोपियन देशों से द्विपक्षीय समझौते जो कानूनी रूप से बाध्यकारी और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समर्थित हो। जेलेंस्की ने इसे यूक्रेन की ओर से बड़ा समझौता बताया, जो रूस की आगे आक्रामकता रोक सकता है। हालांकि उन्होंने क्षेत्रीय रियायतें देने से इनकार किया और कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर रूस को क्षेत्र सौंपने का दबाव न डाले। वर्तमान फ्रंट लाइन पर सीज फायर सबसे न्याय संगत विकल्प है। ट्रंप युद्ध जल्द समाप्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं और देरी से नाराज हैं। विटकॉफ ने बैठक के बाद कहा कि काफी प्रगति हुई है और सोमवार को वार्ता जारी रहेगी। यूरोपियन नेता भी शामिल हो रहे हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे सीरिया में हुए उस हमले की जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में शनिवार को एक संयुक्त अमेरिकी सीरियाई सुरक्षा गश्त पर इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS से जुड़े अकेले बंदूकधारी ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक अनुवादक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनकी हालत स्थिर है। हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया। यह हमला बशर असद के पतन के 1 साल बाद अमेरिकी सैनिकों पर पहला घातक हमला है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसे ISIS का अकेला हमला बताया। मृतकों की पहचान परिवारों को सूचित करने के 24 घंटे बाद सार्वजनिक की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हम सीरिया में 3 महान अमेरिकी देशभक्तों, 2 सैनिकों और 1 नागरिक अनुवादक की मौत पर शोक मनाते हैं। घायल सैनिक ठीक हो रहे हैं। यह ISIS का अमेरिका और सीरिया पर हमला था, एक ऐसे खतरनाक क्षेत्र में जो पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा इस हमले से बहुत गुस्से में है। बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे बांग्लादेश को लेकर। दरअसल बांग्लादेश में आगामी संसदीय चुनावों से पहले हिंसा फिर भड़क उठी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद ढाका में निर्दलीय उम्मीदवार और पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी पर
अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चला दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद देश में अशांति फैल गई। लक्ष्मीपुर और फिरोजपुर में चुनाव आयोग के 2 क्षेत्रीय कार्यालयों पर बदमाशों ने हमला कर आगजनी की। कई जगहों पर प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। इन हालातों से चिंतित निर्वाचन आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। आयोग ने मुख्य आयुक्त के लिए एक एक्स्ट्रा एस्कॉर्ट वाहन और 4 आयुक्तों तथा वरिष्ठ सचिव के लिए 24 घंटे पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था मांगी है। साथ ही 10 क्षेत्रीय, 64 जिला और 522 उप जिला कार्यालयों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा बल तैनात करने का आग्रह किया गया है। वहीं दुनिया के हालचाल में अब आगे नजर डालेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरत यानी कि यूएई में आयोजित सरबानी यास फोरम 2025 के इतर यूरोपियन देशों, ब्रिटेन और मिस्र के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने द्विपक्षीय, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। 3 दिवसीय फोरम अबू धाबी में हुआ, जहां वैश्विक नेता भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री जोवियर बैटेल, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की तथा लातविया की विदेश मंत्री बेबा ब्रे से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि इन यूरोपियन सहयोगियों के साथ होना बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लेमी से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की और मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बदर अब्देलट्टी से भी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। जयशंकर ने इन बैठकों को द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा भरने का अवसर बताया। सरबानी यास फोरम एक वार्षिक मंच है जो क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को विचार विमर्श का मौका प्रदान करता है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ जरूर देखते रहें द न्यूज़ पेपर।